गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास बच्चों आप लोगों के लिए होने वाली है आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में जो भी आपका पोइट्री वाला सेगमेंट आ रहा है, मैं एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जी हाँ, तो आज की क्लास के अंदर आपका पूरा का पूरा जो भी पोएम्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाली हैं, टॉप 5 पोएम्स, वो मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। कई बच्चों के स्कूल्स में 4 आ रही हैं, कई बच्चों के स्कूल में 5 पोएम्स आ रही हैं, तो मैं आज आपको सारी करवा दूंगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा और सारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आप सब आंसर कर देंगे। सेंट्रल आइडिया से लेकर सब कुछ पूरा एक्सप्लेनेशन आपको आज के क्लास के अंदर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सब बच्चों को बताना चाहूँगी एमवी सैट के बारे में। बेटा, हम लोग हर एक क्लास के अंदर आपको क्यों इसके बारे में बता रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो आपको देना चाहिए। इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको पास के वेदांतु सेंटर पे जाके सिर्फ ये एग्जाम देना है। अगर आप ये एग्जाम देते हो तो अभी तक वेदांतु जिन बच्चों ने भी एग्जाम दिए उनको 150 वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप ऑलरेडी 150 crores वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप ऑलरेडी दे चुका है एंड 2 crore वर्थ ऑफ रिवॉर्ड्स एंड कैश प्राइजेस भी दे चुका है। तो बहुत सारे अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि आपको आपका हेडफोन्स मिल सकते हैं, फ़ोन मिल सकते हैं, टैबलेट्स मिल सकते हैं। सिर्फ एक एग्जाम देना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका रजिस्ट्रेशन लिंक डाल दिया है। आपको वहाँ पे अपना नंबर डालना है, आपके पास ओटीपी आएगा, आपने ओटीपी डाल दिया एंड आफ्टर दैट आपसे जो डिस्क्रिप्शन मांगा जाए कि भाई आप कौन सी क्लास के अंदर हो, आप कहाँ रहते हो, ठीक है, तो वो सब आप डाल दीजिए। दैट्स इट। ऑफलाइन एग्जाम होगा 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर को। बार बार इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाएं। कब तक आप दूसरे लोगों को इनाम जीतते हुए देखते रहोगे, कभी खुद भी तो जीत के देखो, बहुत अलग खुशी होती है। और बैठे बैठे एक एग्जाम देके अगर इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो क्यों ही छोड़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसके अंदर मैं आपको आपका हाफ ईयरली एग्जाम का कंप्लीट पोइट्री वाला सेगमेंट करवाने वाली हूँ। और हमारी जो फर्स्ट पोएम है वो है बेटा डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत ही छोटी सी एक पोएम है लेकिन आप लोगों का दिल जीत लेगी, ऐसी एक पोएम है। कहने का मतलब ये है कि हमेशा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ना एक खासियत है कि वो छोटी सिंपल लैंग्वेज से आपको इतना बड़ा मैसेज कन्वे कर देते हैं कि आप लोग एकदम ऐसे रह जाते हो कि यार कितनी छोटी सी बात है लेकिन कितनी बड़ी बात कहने की कोशिश की जा रही है। आइए स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये जो पोएम लिखी है 1874 में जन्म हुआ था, 1963 में इनकी डेथ हुई थी। तो पोएम स्टार्ट होती है कैसे? The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। क्या कह रहा है? अब यहां पर ना नेचर से 3 चीजें ली गई है। सबसे पहली चीज क्रो, ठीक है, दूसरी चीज स्नो और तीसरी चीज हेमलॉक ट्री। हाँ या ना? तीनों चीजें ली गई हैं। सबसे पहले देखो, क्रो जो है वो भी एक मतलब नेगेटिव सिंबल माना जाता है हमारे यहाँ पर, है ना, उसको भी ओमनस माना जाता है कि अच्छा नहीं होता है ये। नंबर 2 स्नो, ठंड का मौसम, जब सब कुछ जम जाता है, ऐसा लगता है कोई लाइफ मौजूद ही नहीं है कहीं पर भी। एंड नंबर 3 हेमलॉक ट्री, ये एक पॉइजनस ट्री होता है। अब यहां पर इन तीनों के जरिए ही पोएट आपको ये समझा देंगे कि देखो तुम इनको नेगेटिव मानते हो पर इन तीनों ने मिलकर मेरा मूड ठीक कर दिया। तो बात है ऐसी कि जिस तरीके से एक क्रो उड़कर आया और एक हेमलॉक ट्री पर आकर बैठा तो उसके ऊपर जो भी बर्फ थी या उस पेड़ की टहनियों पर जो भी बर्फ थी वो जैसे ही थोड़ा सा हिला तो हमारे राइटर उस पेड़ के नीचे थे, उनके ऊपर थोड़ी सी बर्फ आके गिर जाती है। अभी राइटर का मूड बहुत ज़्यादा खराब था, उनका मूड का बैंड बजा हुआ था, लेकिन उस एक छोटी सी चीज़ से उनका दिन बन जाता है। बहुत सी बार क्या होता है, हम आराम से बैठे होते हैं, बढ़िया चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कबूतर ऊपर से आके बीट कर जाता है तो क्या होता है, हमारा सारा मूड खराब हो जाता है। पर यहाँ पर बीट नहीं करी, यहाँ पर स्नो जो है, बर्फ जो है, डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्नोफ्लेक्स हम बोल सकते हैं, वो गिर गए हैं हेमलॉक ट्री से। किसके ऊपर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर, ठीक है। सो द पोएट डिस्क्राइब्स एन इंसिडेंट, वो यहाँ पर एक इंसिडेंट बता रहे हैं वेयर अ क्रो शेक्स द डस्ट ऑफ स्नो, जहाँ पर वो शेक करता है डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री एंड इट फॉल्स ऑन द पोएट, और वो पोएट के ऊपर गिर जाती है। द क्रो इज अ सिंबल ऑफ डेथ। क्रो किसका सिंबल दिखाया है? डेथ का सिंबल दिखाया है। एंड द हेमलॉक ट्री इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद डेथ। पॉइजनस ट्री है तो वो भी डेथ का सिंबल है। द डस्ट ऑफ स्नो represents समथिंग प्योर एंड ब्यूटिफुल दैट कम्स फ्रॉम अनएक्सपेक्टेडली
इनटू द पोएट्स लाइफ। कह रहे हैं यहाँ पर वो सीधी सिंपल चीज ये डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो रिप्रेजेंट करती है कुछ प्योर और ब्यूटिफुल, है ना, जो अनएक्सपेक्टेडली आया पोइट की जिंदगी में, वो भी उन सोर्सेज के थ्रू जो डेथ से रिलेटेड है, राइट। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उस एक इंसिडेंट ने मेरा दिन बदल दिया, मेरे जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड, और जो बाकी का बचा हुआ दिन मैं उसी मूड की वजह से खराब करने वाला था, उस एक इंसिडेंट ने मेरा वो दिन का हिस्सा बचा लिया और अब मेरा मूड अच्छा हो गया है। तो वो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि देखो यार, लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ ढूंढ सकते हो आप, ये आपके हाथ में होता है। और कोई भी चीज़ पॉजिटिव या नेगेटिव वो क्या बनानी है वो भी आपके हाथ में होता है। इन सभी चीज़ों को एसोसिएट हमने ही किया है डेथ से। क्रो को एसोसिएट किसी और ने नहीं किया डेथ से, हेमलॉक ट्री को एसोसिएट किसी और ने नहीं किया डेथ से, हम ही लोगों ने किया है, हम लोगों ने ही उनको, है ना, रिलेट किया है। सो द पोइट्स मूड इज अपलिफ्टेड बाय द इंसिडेंट एंड इट सेव्स अ पार्ट ऑफ द डे दैट ही वाज रिग्रेटिंग। अब पोइट का मूड जो है वो एकदम अपलिफ्ट हो चुका है ना, उस इंसिडेंट से, एंड इट सेव्स अ पार्ट ऑफ द डे दैट ही वाज रिग्रेटिंग। और अब जो है वो हिस्सा दिन का बच गया है, ठीक है। ऑलरेडी दिन खराब कर चुके थे जिसे वो रिग्रेट कर रहे थे, अब वो दिन जो है बच चुका है। द पोइट फाइंड्स होप इन द मिड्स ऑफ डिस्पेयर। तो यहाँ पर आशा, होप किसके बीच में, निराशा के बीच में उन्होंने खोज निकाली है। द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट्स द ब्यूटी एंड प्योरिटी दैट कैन कम अनएक्सपेक्टेडली। तो यहाँ पर उस ब्यूटी और उसी प्योरिटी की बात हो रही है जो अनएक्सपेक्टेडली कहीं से भी आ सकता है। यार खुशी आपको किसी भी चीज़ से मिल सकती है ना, दूसरों से मिल सकती है, खुद से मिल सकती है, अपने ऊपर है ये। into our lives and change our mood, और हमारे मूड को बदल सकती है। The crow and hemlock tree represent death and sadness। जबकि हेमलॉक ट्री हो गया, क्रो हो गया, ये डेथ के सिंबल हैं, ये सैडनेस के सिंबल हैं। बट द डस्ट ऑफ स्नो ब्रिंग्स अ मोमेंट ऑफ जॉय। लेकिन जो डस्ट ऑफ स्नो है वो हमारी जिंदगी के अंदर एक खुशी का पल जो है वो लेकर आए, है ना। द पोम टीचेज अस टू फाइंड ब्यूटी एंड होप इन द अनएक्सपेक्टेड। और ये कविता हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ सकते हैं, एंड टू लुक फॉर द स्मॉल मोमेंट्स ऑफ जॉय। और कैसे हम छोटे छोटे मोमेंट्स जो हैं खुशी के वो ढूंढ सकते हैं, दैट कैन सेव अस फ्रॉम अ डे वी रिग्रेट, जो हमें बचा सकता है। हो सकता है हमारा दिन बहुत ख़राब है और हम रिग्रेट कर रहे हैं, बट वहाँ पर वो खुशी हमें दे सकता है और उससे हमें बचा सकता है, राइट। आइए देखते हैं सेंट्रल आइडिया। In the poem Dust of Snow by Robert Frost, the central idea revolves around the theme of nature's power. किसके अराउंड? सबसे पहली बात, नेचर में बहुत ताकत होती है, ठीक है, टू हील एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट ऑफ स्मॉल मोमेंट्स इन लाइफ, कि भाई वो हील कर सकता है नेचर, और उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट होता है जो आपकी लाइफ बदल सकता है, अलॉन्ग विद द आइडिया दैट इवन अ सीमिंगली नेगेटिव एनकाउंटर कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज। और ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कोई चीज़ दिखने में आपको नेगेटिव लग रही है, लेकिन वो भी आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकती है, राइट। सो द पोम डिस्क्राइब्स हाउ अ सिंपल मूवमेंट, द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री शेकन बाय अ क्रो, है ना, ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द पोएट्स मूड। कैसे वो एक पोएट के मूड में बदलाव लाती है। दिस स्मॉल इवेंट लिफ्ट्स द मूड ऑफ द पोएट। और ये छोटा सा एक इवेंट जो है वो पोएट का मूड लिफ्ट कर देता है, एंड सेव्स सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड। और कहीं ना कहीं जो रिग्रेट कर रहा था मैं दिन, उसका कुछ हिस्सा वो अभी भी बचा लेते हैं। द क्रो एंड हेमलॉक यूजुअली सिंबल्स ऑफ ग्लूम एंड नेगेटिविटी, है ना, ग्लूम और नेगेटिविटी का सिंबल है ये। आयरॉनिकली बिकम्स द एजेंट ऑफ चीयर एंड रेन्यूअल। लेकिन आप यहाँ पर जो चीज़, जिस चीज़ का सिंबल, आयरॉनिकली क्या होता है कि वो जिस चीज़ के लिए मानी जाती है बट उल्टा ऑपोजिट हो गया वहाँ पे, है ना, तो एजेंट्स बन गए वो यहाँ पर चीयर और रेन्यूअल के। ये ट्रांसफॉर्मेटिव, है ना, कैपेबिलिटीज दिखा रहे हैं यहाँ पर, हाँ या ना, बस यही था। चलिए, so through this brief incident से फ्रॉस्ट कन्वेज दैट इवन अ टाइनी मोमेंट इन नेचर, वो सीधा सीधा कन्वे करें कि नेचर का कोई एक छोटा सा टाइनी मोमेंट भी कैन शिफ्ट आवर पर्सपेक्टिव फ्रॉम एंड लाइटन आवर स्पिरिट। वो हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा नजरिया बदल सकता है और हमारा मूड जो है वो लाइट कर सकता है, शोइंग दैट होप एंड जॉय कैन बी फाउंड इन अनएक्सपेक्टेड वेज। ये दिखाते हुए कि होप, जॉय, खुशी कहीं से भी मिल सकती है, बस तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। भगवान ने सोचा है कि तुम ढूंढोगे तो ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। वेरी नाइस। अब आ जाते हैं पोम नंबर 2 पे, जो कहती है फायर एंड आइस। भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ना एकदम धमाल मचा रखा है, इतनी सिंपल बातों से इतनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। अब यहाँ पर दो ह्यूमन इमोशंस की बात करेंगे, वो ह्यूमन इमोशंस। देखो यार, ह्यूमन इमोशंस के अंदर ना बहुत कैपेबिलिटी है।
ह्यूमन इमोशंस के अंदर बहुत ताकत है, ये आपकी ज़िंदगी बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। ह्यूमन इमोशंस के अंदर इतनी ताकत है, ये पूरी पृथ्वी को तबाह कर सकते हैं। और यहाँ पर जो दो ह्यूमन इमोशंस की बात हुई है वो है डिज़ायर एंड यहाँ पर है हेट्रेड। कैसे बात हुई है डिज़ायर और हेट्रेड की, ध्यान से सुनना। डिज़ायर उन्होंने बोला है फायर है ना, और हेट्रेड जो है वो आइस है। अब इस पोएम को समझने की कोशिश करना। देखो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अब वो कहते हैं यार देखो, कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया जब तबाह होगी, जब कयामत आएगी तो आग लग जाएगी पूरी दुनिया में। तो अभी भी बोल रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है ना, या तो पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और या पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, तो दोनों तरीके से तबाह होगी, दो ही चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि ह्यूमन इमोशंस भी फायर और आइस की तरह है, वो दुनिया को तबाह करने का जज्बा रखते हैं या अपने अंदर कैपेबिलिटी रखते हैं। तो फायर इज डिज़ायर एंड आइस इज हेट्रेड। ठीक है, सो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत होगा फायर से, या कुछ लोग का कहना है कि आइस से। ठीक है, there are two opposing belief that about the world। दो ऑपोजिट बिलीफ्स है, दो लोगों के दो अलग अलग मान्यताएं हैं कि दुनिया कैसे खत्म होगी, या तो एक फायरी इन्फर्नो से या एक फ्रिजिड फ्रीज से, दो ही चीज हो सकती है। सो दिस फर्स्ट स्टैंजा सेट्स द टोन एंड द थीम ऑफ द पोम, एंड ऑफ द वर्ल्ड। थीम क्या है? एंड ऑफ द वर्ल्ड। द स्पीकर इंट्रोड्यूसेस द टू ऑपोजिंग फोर्सेस, दो ऑपोजिंग फोर्सेस यहाँ पर वो लेकर आए हैं हमारे सामने जो दुनिया को खत्म कर सकती हैं, फायर एंड आइस। सो द टू एलिमेंट्स फायर एंड आइस रिप्रेजेंट पावरफुल नेचुरल फोर्सेस। ये दो पावरफुल नेचुरल फोर्सेस हैं जिनके अंदर इतना कैपेबिलिटी है कि वो डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। सो द ऑपोजिंग फोर्सेस ऑफ नेचर आर यूज्ड मेटाफोरिकली, और यहाँ पर ये दोनों ऑपोजिंग फोर्सेस जो हैं वो यूज की गई है मेटाफोरिकली। किससे कंपेयर किया गया है? Suggest the two extremes of human nature, passion and hate। एक्सट्रीम्स, हर एक चीज का एक्सट्रीम, डिजायर जब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाए और हेट्रेड भी जब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाए, जो वो चीज बोली गई है कि वो भी पावर रखते हैं, वो भी ताकत रखते हैं टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन का ताकत, कि वो आपको खत्म कर देगा यार, आपके डिजायर्स आपको खत्म कर देंगी, आपकी हेट्रेड आपको खत्म कर देगी, राइट। सो कैसे? From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। बोल रहे हैं, जो देखो मेरे को भी पता है कि मैंने जब देखा है ना डिजायर, जब मैंने चख कर देखा है ना ये वाला इमोशन, डिजायर वाला इमोशन, है ना। सो फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं उन लोगों के फेवर में हूं जो ये बोलते हैं कि इस दुनिया का अंत होगा फायर की वजह से। दैट मीन्स कि ह्यूमन इमोशन डिजायर जो है वो ह्यूमन बींग्स को खत्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, और मैं उन लोगों के फेवर में हूं। मेरा मानना है कि भाई फायर से दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकती है, एक्सट्रीम डिजायर्स से जो है लाइफ खत्म हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। सो द स्पीकर सेज दैट ही हैज एक्सपीरियंस्ड द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ डिजायर। वो कहते हैं कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि यार ये डिजायर बहुत बेकार चीज है, ये सर्वनाश कर सकती है, एंड दस थिंक्स दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। और वो इसीलिए ये सोचते हैं कि ये दुनिया एक दिन आग में खत्म हो जाएगी, लाइक अ फ्लेम दैट बर्न्स आउट ऑफ कंट्रोल। एक ऐसी फ्लेम जो आउट ऑफ कंट्रोल, यू नो, दैट विल बर्न, मतलब इतना जलेगी कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो एक दिन डिजायर्स इतनी बढ़ जाएंगी, इतनी बढ़ जाएंगी, इतनी बढ़ जाएंगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, एंड दैट थिंग विल डिस्ट्रॉय यू कंप्लीटली। सो the speaker goes personal here, and his personal experience with desire may represent humanity's insatiable appetite for power and wealth। अभी यहाँ पर क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या चाहते हैं, ह्यूमैनिटी क्या चाहती है, पावर चाहती है, बेइंतहा पावर चाहती है। वो उसकी जो भूख है पावर को लेके, एपेटाइट फॉर पावर जो है, भूख है उसकी जो पावर को लेके, वेल्थ को लेके, विच कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन, जो उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ, तबाही की तरफ लेकर जाएगी। इफ नॉट, अगर नहीं केप्ट इन चेक, इफ द पैशन एंड डिजायर इज लेफ्ट अनब्रिडल्ड एंड अनकंट्रोल्ड। वो भाई यही बोल रहे हैं कि अगर देखो किसी भी चीज का डिजायर होना जेन्युइन सी एक ह्यूमन नेचर वाली बात है, बट किसी भी चीज का डिजायर एक नेक्स्ट लेवल पर होना बहुत बड़ी बात है। कल मैं एक सीरीज देख रही थी, उसके अंदर क्या था, एक लड़का था, ठीक है, सिंपल सा दिखने वाला, थोड़ा सा हेल्दी, और उसको एक लड़की पसंद आ जाती है। फॉरेन की सीरीज थी, द स्टॉकिंग करके कुछ थी जो मैं देख रही थी। तो उसने क्या किया, बचपन की ही बात है, वो छोटी ही हुआ करती थी लड़की, मतलब उसने स्कूल भी नहीं किया था पूरा, तब उसका नेचर अच्छा था लड़की का, तो वो सबसे प्यार से बात कर लिया करती थी, अच्छे से बात करती थी। उसने उस लड़के से भी आराम से नॉर्मल तरीके से बात की, बट अब वो लड़का उसके पीछे पड़ गया, ठीक है, कि भाई तुम मेरे साथ यहाँ चलो, तुम मेरे साथ डेट पे चलो, तुम ये करो, तुम वहाँ जाओ, तुम ये ऐसे करो, वैसे करो। वो लड़की ने मना कर दिया कि भाई आई डो नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रोमांटिक फीलिंग टुवर्ड्स यू। मुझे ठीक है, हम दोस्त रह सकते हैं, बट बात कर लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई मुझे कोई इस तरीके का फीलिंग है तुमको लेके। तो उसने साफ बोला उसको,
तो वो लड़का फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। वो कभी फ्लावर्स लेके आ जाता है, कभी कहीं की टिकट्स लेके आ जाता है कि चलो यहाँ चलते हैं, चलो कॉफ़ी पे चलते हैं, ऐसे चलते हैं वैसे चलते, पीछा नहीं छोड़ता, बहुत मैसेजेस करता है, बहुत ही मैसेजेस करता है। तो वो लड़की इग्नोर करती है, वो सोचती है चल कोई बात नहीं। फिर वो लड़का उसको स्टॉक करना शुरू करता है, उसके पीछे पड़ जाता है, वो पड़ जाता है, इतना पीछे पड़ता है, इतना पीछे पड़ता है कि वो उसकी मतलब वो जगह चेंज कर लेती है, उस जगह तक भी वो पहुँच जाता है। और फिर मतलब जहाँ वो जाती है वो वहाँ ऑलरेडी होता है, उसने उसकी गाड़ी के नीचे ट्रैकर लगा दिया होता है, उसकी दोस्तों की गाड़ी के नीचे ट्रैकर लगा दिया होता है, हर एक चीज़। और जब वो लड़की उसको बिल्कुल इग्नोर करती है कि भाई उसको डर लगने लगता है, तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगती है। वो उसको 6 साल का पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है, जिस दौरान वो लड़का उसको दिखता नहीं, और जिस दिन पुलिस प्रोटेक्शन खत्म होता है उसके अगले दिन वो उसके वहाँ पे आ जाता है। सो कैन यू इमेजिन किस लेवल का डर गई होगी वो लड़की। ये होती है डिज़ायर्स, जिसका जब एक्सट्रीम लेवल पहुँच जाता है तो वो आपको डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा। अब वो क्या करता है, वो प्रॉपर एक कमरा बनाता है और उस लड़की के घर में एक दिन घुसकर उसको किडनैप करके उस कमरे में लेकर जाता है, और वहाँ पर बोलता है कि मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है, तुम मुझसे बात करो। वो लड़की बोलती है कि अब अपनी जान बचाने के लिए चलो ठीक है, तुम्हें क्या बात करनी है तुम करो। उसके हाथ बांध रखे हैं उसने, एंड एट द एंड वो लड़की बोलती है तुम मुझे छोड़ दो, मैं किसी भी पुलिस को कुछ भी नहीं बताऊंगी। देन ही सेज कि यू नीड टू वो उसको मतलब रेप करता है वो प्रॉपर, उसको मतलब उसको बोलता है कि अगर तू बचना चाहती है तो मुझे ये करने दे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। वो ऑब्सेशन देखो आप किस लेवल का पहुंच गया है। और फिर उन दोनों के बीच में एक डील होता है कि ठीक है मैं तुझे छोड़ दूंगा इस चीज के बाद। तो आप सोचो वो लड़की का क्या मेंटल स्टेट होगा। वो बेचारी लड़की वहां पर अपनी जान बचाने के लिए, उसके बाद वो उसको छोड़ देता है। सिर्फ वो ऑब्सेशन होता है उसको उससे बात करना होता है। और इस लेवल का ऑब्सेशन हो गया कि उस लड़की का पूरा लाइफ स्पॉइल कर दिया उसने। बट आप बाद में उसको ऑब्वियसली बाद में उसको सजा मिलती है, सब कुछ होता है, बट आपने एक बंदे का लाइफ खत्म कर दिया है। ये होते हैं एक्सट्रीम्स किसी भी डिजायर के। गेटिंग माई पॉइंट। ये ज़रूरी था भाई ये बताना लोगों को कि अगर आप लोगों को भी कभी लगता है कि आपको कोई स्टॉक कर रहा है या इस तरीके से परेशान कर रहा है, सही टाइम पर डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों। सही टाइम पर बताना अपने आसपास वालों को कि भाई ऐसा हो रहा है मेरे साथ, एंड इट्स नॉट कंफर्टेबल एंड इट्स डेंजरस। किसी के भी सनक का कुछ नहीं पता होता, स्पेशली गर्ल्स। ठीक है। सो हाँ, अगर हम क्या करेंगे, अगर हमारा जो पैशन है, हमारा जो उस बंदे ने पैशन ही बना लिया भाई अपना वो, राइट। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई उसका जो पैशन है, उसका जो डिज़ायर है ना, अगर हम उसको कंट्रोल में नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। सो इन शॉर्ट, फर्स्ट स्टैंजा के अंदर फ्रॉस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं दो ऑपोजिंग व्यूज कि वर्ल्ड कैसे डिस्ट्रॉय होगा, फायर से या आइस से। फायर इज ऑफन एसोसिएटेड विद पैशन एंड डिजायर। फायर को पैशन और डिजायर से एसोसिएट करा जाता है, जबकि आइस जो है वो डिटैचमेंट या कोल्डनेस से, कि हमको किसी से फर्क नहीं पड़ता, या नफरत या जलन, इन सारी फीलिंग्स से। ठीक है। फ्रॉस्ट देन सेज दैट ही होल्ड दीज विद दोज हु फेवर फायर। और अब वो कहते हैं यार मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो ये कहते हैं कि भाई फायर से ये दुनिया खत्म हो सकती है, सजेस्टिंग दैट ही बिलीव्स दैट द एंड ऑफ द वर्ल्ड विल कम अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ पीपल्स अनचेक्ड पैशंस एंड डिजायर्स। है ना। और ये दुनिया का अंत होगा जब लोग अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रखेंगे, अपने पैशन और अपने डिजायर्स पे काबू नहीं रख पाएंगे। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन बोलते हैं अगर मान लो 2 बार अंत हो, तो मेरा मानना क्या है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। और मुझे लगता है कि मुझे हेट के बारे में इतना तो पता है टू से ये कहना दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि तबाही के लिए तो आइस के अंदर भी इक्वल पावर है जितनी फायर के अंदर पावर है, एंड वुड सफाइस। कि भाई ये दोनों ही पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कि दोनों के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि भाई ये बिल्कुल डिस्ट्रक्शन जो है कॉज कर सकते हैं, और वो भी नेक्स्ट लेवल का, है ना। हाँ या ना, हाँ या ना। तो दोनों के अंदर ये कैपेबिलिटी है, दोनों के अंदर ये पावर है कि वो इसको तबाह कर सकते, दुनिया को तबाह कर सकते। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन के लिए आइस जो है इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस एज इन सफिशिएंट है, वो एनफ है दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों से, फायर को किससे कंपेयर किया गया, आइस को किससे कंपेयर किया गया है, कौन से ह्यूमन इमोशंस के साथ बताया जा रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इफ द वर्ल्ड वर टू एंड अ सेकेंड टाइम, अगर दूसरी बार दुनिया को तबाह होना हो, द स्पीकर बिलीव्स दैट ही नोज इनफ। और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि हेट्रेड के अंदर, आइस के अंदर भी इतना पावर है,
ठीक है, कि वो भी डिस्ट्रॉय कर सकती है किसी भी चीज को। सो इन दिस स्टैंजा फ्रॉस्ट एक्सप्लोर्स द आइडिया दैट इफ वर्ल्ड वर टू एंड अगेन, तो वो इसके अंदर कौन सा आइडिया एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अगर दुनिया को अंत करना होगा, अंत होना होगा, ही बिलीव्स दैट, उनका मानना है, आइस वुड ऑल्सो बी अ वायबल कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि वो भी एक प्रॉपर कॉज है, मतलब वो भी एक इनफ है ना कॉज हो सकता है डिस्ट्रक्शन का। फ्रॉस्ट यूजेस द फ्रेज आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, और वो ये फ्रेज यूज करते हैं ये सजेस्ट करने के लिए दैट ही अंडरस्टैंड्स द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ हेट्रेड, कि मुझे पता है हेट्रेड के अंदर कितना जबरदस्त डिस्ट्रक्टिव पावर है, विच कुड लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी वजह से दुनिया का अंत जो है वो इजीली हो सकता है, एंड अनफीलिंग फोर्स ऑफ आइस। हाँ या ना, बताओ, आ गया समझ में? आ गया। सो द स्पीकर्स नॉलेज ऑफ हेट में ऑल्सो रिप्रेजेंट द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, कि ये जो स्पीकर का नॉलेज है ना, उसका जो नॉलेज है हेट को लेके में ऑल्सो रिप्रेजेंट द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। वो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, लोग जब आपस में लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, उनके अंदर वो पावर है ना, विच कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया को खत्म कर सकता है। एंड ओवरऑल फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट बट पावरफुल पोम, बहुत ही पावरफुल पोम है, दैट यूजेस द टू एलिमेंट्स ऑफ फायर, जो फायर के दो एलिमेंट्स को यूज करता है टू सिंबलाइज द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज ऑफ ह्यूमन नेचर। क्या सिंबलाइज करने के लिए? डिस्ट्रक्टिव फोर्स सिंबलाइज करने के लिए, है ना, ह्यूमन नेचर का, कि ह्यूमन नेचर के ये दो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, जैसे नेचर के ये दो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, वैसे ही ह्यूमन नेचर के ये दो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जो इस दुनिया का खत्मा कर सकते हैं, राइट? चलिए सेंट्रल आइडिया देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चों को हर एक पोएम का स्क्रीनशॉट, पोएट का नाम, पोएम का नाम और पूरे स्टैंजास पता होने चाहिए। कोई भी स्टैंजा दे रखा है आपको पता होना चाहिए उसका वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन मीनिंग क्या है, ठीक है। सो इन द पोएम फायर एंड आइस, अब फायर एंड आइस पोएम के अंदर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, द सेंट्रल आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ द डिस्ट्रक्टिव नेचर। सेंट्रल आइडिया किस थीम के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? डिस्ट्रक्टिव नेचर जो होता है ना, ह्यूमन इमोशंस का, एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इनएविटेबिलिटी ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि भाई आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, वो अनअवॉइडेबल है एक तरीके से, दुनिया का अंत होना इन दोनों फोर्सेस के जरिए, along with the conflict between desire and hatred. So the poet presents two contrasting views. दो contrasting views यहाँ पर वो represent कर रहा है about how the world might end, कि दुनिया कैसे अंत होगी। Some say in fire, कुछ कहते हैं कि fire से, while some say in ice, और कुछ का मानना है कि ice से। Using the metaphor of fire to represent intense emotions, अब यहाँ क्या कर रहे हैं? Using the metaphor, कौन सा metaphor यूज कर रहे हैं? फायर का, वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इंटेंस इमोशंस, कैसे? जैसे कि डिजायर, एंड आइस से वो सिंबलाइज करना चाहते हैं हेट्रेड। फ्रॉस्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन द पावर ऑफ दीज इमोशंस टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन, और फिर वो जोर दे रहे हैं उन बातों पे कि इन दोनों फोर्सेस के अंदर इतना पावर है कि भाई डिस्ट्रक्शन जो है वो हो सकता है इजीली। ही अग्रीज विद दोज हु बिलीव दैट फायर इज एनफ टू एंड द वर्ल्ड, और वो अग्री कर जाते हैं उनके साथ जिनका ये मानना है कि डिजायर जो है वो इस जिंदगी को खत्म करने के लिए एनफ है। बट ही ऑल्सो एक्नॉलेजेस दैट, लेकिन वो ये भी एक्नॉलेज करते हैं कि आइस विच स्टैंड्स फॉर हेट, जो हेट के लिए यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है, वुड सफाइस, वो भी एनफ है डिस्ट्रक्शन के लिए। सो द पोएम यूजेस पावरफुल कंसाइज लैंग्वेज टू सजेस्ट दैट बोथ अनकंट्रोल्ड पैशन एंड डीप हेट्रेड, कि दोनों ही अनकंट्रोल्ड पैशन और डीप हेट्रेड जो है उनके अंदर ये ताकत है कि वो डेविस्टेशन क्रॉस कर सकते हैं, नॉट जस्ट टू द वर्ल्ड बट टू ह्यूमन रिलेशंस एंड सोसाइटीज। केवल दुनिया को नहीं बट ह्यूमन रिलेशंस को भी और सोसाइटीज को भी, राइट? अ टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस। किसने लिखी है टाइगर इन द जू? लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। पोएम नंबर 3, 2 हो गई है हमारी, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो हो गई है हमारी, फायर एंड आइस हो गई है। अब हम आ जाते हैं अ टाइगर इन द जू के ऊपर, उसके बाद हम करेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एंड देन द बोल पोएम, ठीक है। चलो हाँ स्टार्ट करते हैं। अ टाइगर इन द जू किसने लिखी है? लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, और मैं ये जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ ताकि आज एक ही क्लास के अंदर आप लोगों का 5 पोएम रिवाइज हो जाए। बैठे बैठे रिवाइज हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा तुम्हें खुद से, हाँ या ना, बताओ। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. आपको यहाँ पर लेस्ली जो है ना एक ऐसे टाइगर के बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं
जो जू के अंदर है और एक केज के अंदर बंद है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में, है ना, ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या कह रहे हैं, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्पिरिट्स स्ट्रिप्स। यहां पर अभी उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, कैसा वो दिखता है ना, बहुत ब्राइट स्ट्रिप्स हैं उसकी बॉडी के ऊपर, एंड वो ही स्टॉक्स धीरे धीरे चल रहा है अपने उस छोटे से पिंजरे के अंदर। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो जो कुछ स्टेप्स वो चल सकता है, 2-4, है ना, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अभी उसके पैड्स उसके पंजे हैं, वेलवेट मतलब बहुत सॉफ्ट होते हैं, और क्वाइट बोले हुए हैं जिनके चलने से आवाज नहीं आती, बट इन हिज क्वाइट रेज, वो अंदर ही अंदर कितना गुस्से में है ये आप नहीं जानते। तो वो इस तरीके से अभी अपने पिंजरे में इधर से उधर अपने उन पंजों के वजह से ऐसे चल रहा है, इन हिज क्वाइट रेज। देखो अगेन रेज के साथ क्वाइट वर्ड यूज किया हुआ है, कुछ कर नहीं सकता उस गुस्से का, बंद है वहां पर। और ये ह्यूमन बींग्स ने किया है अपने लालच, अपने फायदे और अपने एंटरटेनमेंट के लिए। आइए जानते हैं। द पोएम ओपन्स विद अ विविड इमेज ऑफ द टाइगर। पहले टाइगर का एक इमेज दिया है, इट्स स्ट्राइप्स आर डिस्क्राइब्ड एज विविड, उसके स्ट्राइप्स को विविड बोला गया, ब्राइट बोला गया है, हाईलाइटिंग इट्स नेचुरल ब्यूटी, जिससे उसकी नेचुरल ब्यूटी के बारे में बताया जा रहा है। सो द टाइगर इज कन्फाइंड टू अ स्मॉल स्पेस जस्ट अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। तो अब वो बंद है ना, एक छोटे से केज के अंदर जहां वो कुछ ही स्टेप्स चल सकता है। द रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट क्रिएट्स अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू इट्स नेचुरल फ्रीडम। अब देखो कंपैरिजन देखना कि उसका जो एक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट दिखाया हुआ है, एक्चुअल में उसे फॉरेस्ट में होना चाहिए, फॉरेस्ट में वो आराम से खुला घूमना चाहिए, यहाँ पर उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, छोटे से केज के अंदर ही वो फ्यू स्टेप्स ही चल सकता है। दैट मीन्स उसका फ्रीडम उससे छीन लिया गया है। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द वास्टनेस ऑफ इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड द फ्यू स्टेप्स ऑफ इट्स केज। तो कॉन्ट्रास्ट है दोनों चीजों के बीच में, रहना उसे पूरे बड़े जंगल में चाहिए, नाउ ही इज ओवर हियर इन दिस केज। पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट क्या कहता है, डिस्क्राइब द टाइगर्स साइलेंट मूवमेंट, बिल्कुल धीरे धीरे साइलेंट मूवमेंट डिस्क्राइब कर रहा है, हिंटिंग एट इट्स प्रेडेटरी नेचर इवन इन कैप्टिविटी। उसका नेचर कैसा है, शिकार करने वाला नेचर है ना उसका, है या नहीं है, शिकार करने वाला नेचर है, आवाज नहीं होनी चाहिए जब भी आप शिकार कर रहे हो, है ना, तो नेचर वैसा ही है, पैर ऐसे ही हैं जिनकी आवाज नहीं होती है, भगवान ने ऐसा ही बनाया है, पर बंद है केज के अंदर, है ना, कॉन्ट्रास्ट दिखाया अगेन। सो द फाइनल लाइन इन हिज क्वाइट रेज रिवील करता है द अंडरलाइंग एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, और इसीलिए ये लाइन जो है वो बताती है उसके अंदर का फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा। द रेज स्टेम्स फ्रॉम इट्स कैप्टिविटी, और ये जो गुस्सा आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है, उसकी कैप्टिविटी की वजह से, उस केज में बंद है वो उसकी वजह से। सो द जक्सटापोजिशन ऑफ क्वाइट मूवमेंट, है ना, दोनों ऑपोजिट की, मूवमेंट जो है वो क्वाइट है एंड रेज जो है वो भी दिखाया हुआ है, हिंट्स एट द टाइगर्स सप्रेस्ड पावर, वो उसकी जो जितनी ज्यादा बड़ी तगड़ी पावर है उसको सप्रेस कर दिया गया कैप्टिविटी के अंदर, उसको शो कर रहा है। सो द पोएट डिस्क्राइब्स द टाइगर पेसिंग विद इन इट्स केज, अपने केज में वो इधर उधर घूम रहा है, हाईलाइटिंग द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इट्स वाइब्रेंट अपीयरेंस बहुत वाइब्रेंट है ना, एंड द कन्फाइंड स्पेस इट ऑक्यूपाइज, लेकिन वो स्पेस जो है वो बहुत कन्फाइंड है जो उसके पास है। द टाइगर मूव्स क्वाइटली येट विद अ सेंस ऑफ सप्रेस्ड एंगर, तो बिल्कुल शांत तरीके से घूम रहा है वो, बट अंदर गुस्सा भरा हुआ है। अंदर क्या है बच्चों, उसके अंदर उसके बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। होना कहाँ चाहिए, लंबी लंबी घास के पीछे छुपा हुआ होना चाहिए, एक वाटर बॉडी के पास जहां मोटा ताजा डियर जो है पानी पी रहा है। डिस्कवरी पे देखा है ना ऐसा होता है, वही वाला इमेज दिखाया है। The stanza depicts tiger's natural habitat. It should be lurking in shadow. क्या होना चाहिए, a predator perfectly adapted to its environment, कि वो predator जो होता है वो perfectly adapted होता है अपने, मतलब जहाँ के लिए वो बना है वहाँ के environment के according वो पूरा होता है। It depicts the tiger's natural stealth and agility in the wild, कि उसकी जो ताकत है, उसकी जो पावर है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वाइल्ड जंगल के अंदर, वो यहाँ पर शो की जा रही है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, हाँ या ना, कि भाई वो बना इस चीज के लिए है और तुम यहां पर उसको क्या करे बैठे हो, तुम यहां पर उसको कैद करे बैठे हो। ऐसा कब तक ही कर लोगे तुम, हाँ, कितना
तेज है वो, एजिलिटी क्या हो जाती है, कितना तेज है, कितना क्विक है, कितना शार्प है ना। तो वो बना उसी चीज के लिए है। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी उस बेचारे को यहां पर बंद रहना पड़ रहा है, तो अब उसके अंदर गुस्सा भर गया है, हाँ या ना। मूवमेंट कैसे होते हैं उसके, मूवमेंट कैसे होते हैं उसके, छुपे हुए, लॉकिंग इन शैडो, कि भाई बिल्कुल ऐसे छुपकर शिकार करेगा कि वो डियर उसको देख ना ले, घास के पीछे, है ना। तो सीक्रेसी में, किसमें, ही शुड बी लॉकिंग इन शैडो, उसे क्या होना चाहिए, छुपना चाहिए। एक मिनट यार, ये अभी इस टाइम पे ही आते हैं मेरे को सारी उल्टी चीजें। अरे भाई हटो, हाँ 1 सेकेंड बच्चों। हाँ ठीक है, हो गया। आज आप लोगों के लिए एक सेशन आएगा बढ़िया सा, उसी के बारे में थोड़ा सा था। सो ही शुड बी लॉकिंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास, उसे क्या होना चाहिए, चुपचाप छुपे हुए होना चाहिए, या तो अंधेरे में या घास के पीछे, है ना, जहां से उसे कोई ना देख सके। नियर दी वाटर होल, जहां पर थोड़ा बहुत पानी वानी होता है, सारे जानवर पानी पीने आते हैं। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से प्लम्प डियर गुजरते हैं। सो वो यही बात बोल रहे हैं कि लॉन्ग ग्रास एंड वाटर होल सजेस्ट अ लश जंगल, एकदम हरा भरा बड़ा सा जंगल दिखाया जा रहा है, टीमिंग विद लाइफ, जहां पर जान ही जान है ना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, अलग अलग जानवर हैं। सो दिस इज वेयर द टाइगर वुड नेचुरली स्टॉक इट्स प्रे, और भाई वहां पर ही वो नेचुरली अपना शिकार ढूंढेगा, है ना। प्लम्प डियर, इट रीएनफोर्सेस द आइडिया ऑफ टाइगर एज अ प्रेडेटर इन इट्स नेचुरल एनवायरमेंट। तो बेसिकली ये दिखाया जा रहा है कि टाइगर को इस तरीके के एनवायरमेंट में होना चाहिए, बट अभी वो केज के अंदर है, ठीक है। स्टेल्थ का मतलब होता है बेटा सीक्रेट, सीक्रेसी, एजिलिटी हो जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। हियर द पोएट सजेस्ट्स व्हाट द टाइगर्स नेचुरल हैबिटेट शुड बी लाइक। तो यहां पर बेसिकली बात हो रही है कि भाई उसका नेचुरल हैबिटेट कैसा होना चाहिए। इट शुड बी इन द वाइल्ड, जंगल में होना चाहिए वो, हिडन इन शैडोज, छुपा हुआ होना चाहिए वो, एंड ग्रास नियर अ वाटर सोर्स, और पानी के पास जो घास होती है उसके पीछे छुपा होना चाहिए, जहां पर उसके जो डियर वगैरह पास होते हैं उनका शिकार कर सके। दिस स्टैंजा कॉन्ट्रास्ट्स द कन्फाइनमेंट ऑफ द जू विद द फ्रीडम ऑफ द वाइल्ड, ठीक है। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब उसका जो नेचर है वो डराने वाला है भाई, हमारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। सो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस का मतलब आपने देखा है किस तरीके से आवाज निकालता है कोई भी टाइगर, आप लोगों ने सुना है कभी भी आवाज सुना है टाइगर का, जो टाइगर आवाज निकालता है, बोलो, घुर्राने का एक जो आवाज नहीं होता है, हाँ, जब वो दांत दिखा के एक आवाज निकालता है, दैट इज स्नार्लिंग। तो उसे तो भाई जो जंगल के एज पे घर हैं, तो जंगल के एज पे वो वाली आवाजें निकालनी चाहिए, है ना। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने सफेद दांत दिखाते हुए वो जो आवाज निकालते हैं दहाड़ने की, हिज क्लॉज, अपने क्लॉज दिखाकर, टेरराइजिंग द विलेज, गांव के लोगों को डराना चाहिए, आतंक मचा देना चाहिए, वो है उसका नेचर, राइट। हियर द पोम एक्सप्लोर्स द टाइगर्स पावर एंड वाइल्ड नेचर, उसका टाइगर का पावर और उसका वाइल्ड नेचर बात कर रहे हैं यहाँ पे। इट शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, है ना, एट द जंगल्स एज, पोर्ट्रेज द टाइगर इंटरैक्टिंग विद ह्यूमन सेटलमेंट्स, उसके बारे में बात हो रही है कि टाइगर्स किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स से, पोटेंशियली पोजिंग अ थ्रेट, कि भाई मैं तुम्हारे लिए खतरा हूं, दूर रहो मुझसे, यहाँ तुमने मुझे इसमें बंद किया हुआ है और मेरे मुंह के आगे आके खड़े हो, जंगल में देखता हूं मैं तुम्हें। So bearing his white fangs, his claws creates a powerful image of the tiger's raw power. जब बोल रहे हैं ना कि तुम इतने दांत दिखाकर, अपने पंजे दिखाकर घुर्राओ, वो वाला साउंड निकालो जिससे दुनिया डरे तुमसे, वो तुम्हारा नेचर है, राइट। दिस इज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट ऑफ द केज्ड टाइगर ऑन डिस्प्ले। लेकिन एक्चुअल में टाइगर डिस्प्ले के अंदर जो दिखाया जा रहा है वो उदास है, अंदर ही अंदर गुस्से में है, शांत है, और इधर उधर 2-4 कदम घूम रहा है। सो टेरराइजिंग द विलेज हाईलाइट्स द फियर द टाइगर इंस्पायर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये टेरराइजिंग द विलेज है कि वो कितना डर बनाता है लोगों के अंदर जो जंगल में रहता है ना। Poet further emphasizes the unsuitability of tigers' current environment,
कि ये अभी जो केज में बंद है ना, ये इसके लिए अच्छा नहीं है, बाय डिपिक्टिंग वेयर इट बिलोंग्स, कि ये कहाँ से बिलोंग करता है एक्चुअल में। द टाइगर शुड बी रोमिंग फ्रीली नियर द एज ऑफ द जंगल, उसको तो आराम से खुलेआम रोम करना चाहिए, फ्रीली घूमना चाहिए जंगल के अंदर। इंस्टिलिंग फियर इज नियर बाय विलेजेस विद इट्स मिनेसिंग प्रेजेंस, और क्या करना चाहिए, लोगों के अंदर डर बनाना चाहिए अपनी प्रेजेंस का, आसपास के गांव वालों के अंदर, है ना। डिस्प्लेइंग इट्स पावर विद बेड फैंग्स एंड क्लॉज, और अपनी पावर दिखाते हुए अपने पंजों से और अपने दांतों से, राइट। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन अभी contrasting image दिखा दिया है। क्या है contrasting image? कि अभी वो बंद है, एक concrete cell के अंदर locked है, और उसका जो ताकत है वो उन सलाखों के पीछे है, right? Stalking the length of his cage, और वो क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह केज में घूम रहा है। Ignoring visitors, जो भी उसे देखने के लिए आ रहे हैं उन्हें देख नहीं रहा, इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो उनसे गुस्सा है, गुस्सा आ रहा है उन्हें उनको देखकर भाई। सो स्टैंजा ब्रिंग्स अस बैक टू द हार्श रियलिटी ऑफ द जू की हार्श रियलिटी पर वापस हमें लाते हुए कहता है कि ये इसके लिए एक अननेचुरल इन्वायरमेंट है, ये इसका इन्वायरमेंट है ही नहीं। द टाइगर इज नाउ लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, कि भाई टाइगर अब बंद है एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर, अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द फ्रीडम इट वंस एंजॉयड। और ये एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है किस चीज़ का, कि ये एक समय पे जो फ्रीडम एंजॉय करता, जंगल के अंदर रहता, बट अब देखो ये कैसे बंद है ना। सो उसका स्ट्रेंथ जो है बिहाइंड बार्स एम्फेसाइजेस द फ्रस्ट्रेशन ऑफ टाइगर, वो टाइगर के फ्रस्ट्रेशन के ऊपर जोर दे रहा है। एंड इट्स नेचुरल पावर इज केज्ड, और उसका जो नेचुरल पावर है कहीं ना कहीं उसको केज कर लिया है हम लोगों ने, एंड देयरफॉर रेंडर्ड यूजलेस इन कैप्टिविटी। और इसीलिए अब वो पावर किस काम का है कैप्टिविटी में, किसी भी काम का नहीं है, क्या ही करेगा उसका, है ना। चलिए, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब वो सुनता है, कौन सी आवाज सुनता है, the last voice at night। कौन सी आवाज सुनता है, आखिरी आवाज रात के अंदर जो आती है, the patrolling cars, जो चेक करने के लिए आते हैं ना कि सब कुछ ठीक तो है ना, पेट्रोलिंग के लिए जो गाड़ियां आती हैं उनको खाना वाना डालने के लिए, और चेकिंग के लिए जो गाड़ियां आती हैं उनकी आवाज आती है आखिरी। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और वो लेटा हुआ है और अपनी उन चमकदार आंखों से उन सितारों को देख रहा है आसमान में, ठीक है, क्योंकि वो आसमान में आजाद हैं और ये यहाँ पर कैद है, बस। सो फाइनल स्टैंजा पेंट्स अ मेलनकलिक पिक्चर, एक बहुत ही उदास और निराश और हताश पिक्चर दिखाते हुए कहते हैं, मतलब एक ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं वो लास्ट स्टैंजा में कि द टाइगर हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, टाइगर आखिरी आवाज सुनते हैं रात में, विच कुड बी द जू कीपर और सिक्योरिटी पेट्रोल्स ऑन रूटीन राउंड के जो रूटीन राउंड पे आए हैं या जो खाना वाना देने के लिए उनको आते हैं। अ रिमाइंडर ऑफ इट्स कैप्टिविटी एंड बीइंग पुट अंडर ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, वो किस चीज़ के रिमाइंडर है, कि वो कैद है, और वो इस चीज़ का भी याद दिला रहे हैं उसको कि मैं ह्यूमन ऑब्जर्वेशन के बीच में हूँ, सुपरविजन के बीच में हूँ, मैं अपने जंगल में नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ रात को ये आवाज़ें नहीं आती। द पेट्रोलिंग कार्स सिंबलाइज द कॉन्स्टेंट विजिलेंस एंड कन्फाइनमेंट, और इसीलिए पेट्रोलिंग गाड़ियाँ जो हैं वो सिंबलाइज करती हैं कि कॉन्स्टेंट उन पर नज़र रखी जा रही है ना, और उनको कैद रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से ये भाग ना जाए, छूट ना जाए। सो डिस्पाइट इट्स सिचुएशन द टाइगर रिटेन्स अ कनेक्शन टू नेचर, इस सब के बाद भी टाइगर का एक कनेक्शन जो है नेचर के साथ है। इट स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो सितारों को देख रहा है। अ रिमाइंडर ऑफ द वर्ल्ड बियॉन्ड द जू वॉल्स, एक ऐसी दुनिया जो जू की दीवारों से बहुत परे है। इट सजेस्ट्स अ लॉन्गिंग फॉर द फ्रीडम, और ये कहाँ क्या दिखा रहा है, आज़ादी, है ना, आज़ादी की भूख दिखा रहा है कि मुझे भी आज़ाद होना है। So the brilliant stars might symbolize the vastness and freedom it has lost. वो brilliant stars जो है वो यही symbolize कर रहे हैं कि जो फ्रीडम वो खो चुका है, जो वास्टनेस, जो बड़े जंगल में वो घूमना चाहिए वो सब वो खो चुका है। सो द फाइनल स्टैंजा पोर्ट्रेज द टाइगर्स आइसोलेशन एंड लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, पूरा फाइनल स्टैंजा जो है वो यही पोर्ट्रे करता है, क्या, कि आइसोलेशन, अकेला है वो, और लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, है ना। इट लिसन्स टू द साउंड ऑफ द नाइट इंक्लूडिंग द पासिंग कार्स, रात की आवाज़ें सुन रहा है, गाड़ियों के जाने की आवाज़ें सुन रहा है। परहैप्स द डिस्टेंट नॉइसेस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया की शायद आवाज़ें उसे आ रही हों। एज इट गेजेस अप एट द स्टार्स, और जब वो ऊपर आसमान में सितारों को देखता है, द टाइगर्स ब्रिलियंट आई रिफ्लेक्ट्स अ सेंस ऑफ लॉन्गिंग, अगेन सेंस ऑफ लॉन्गिंग, चाहना किसकी, फ्रीडम की, आज़ादी की, रेजिग्नेशन की, कैप्टिविटी की। जब हम एग्जाम में हमें बोला जाता है भाई बार बार आपको कि 100 to 120 वर्ड्स में लिखो, जब आप ऐसे ही रिपीट पे चीज़ें बताते हो बस अलग अलग तरीके से, कि आप एक एक वर्ड को पकड़ के उसके थीम को बार बार बता रहे होते हो, दैट्स इट, अपने आप हो जाता है वो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है आपका सेंट्रल आइडिया।
अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपका सेंट्रल आइडिया। इन द पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस, द सेंट्रल आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी एंड द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड पावर अलॉन्ग विद द क्रूएलिटी ऑफ कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स इन केज। कविता के अंदर टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस जो है, उनका सेंट्रल आइडिया रिवॉल्व करता है किस थीम पर? फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। ध्यान रखो इस थीम को, ठीक है। एंड द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड पावर, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट और पावर अलॉन्ग विद द क्रूएलिटी ऑफ कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स इन केजेस। और ये बहुत ही क्रूर प्रैक्टिस है यार कि हम वाइल्ड एनिमल्स को केज में रखते हैं, है ना। तुम्हें अगर जंगल में छोड़ दे तो सोचो, तुम्हें अगर जंगल में छोड़े, पाड़ खाएंगे तुम्हें वहां पे वो लोग। सो द पोइट कॉन्ट्रास्ट द टाइगर्स करंट, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे टाइगर का करंट सिचुएशन, लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल विद इट्स नेचुरल मैजेस्टिक लाइफ इन दी जंगल। जो उसका नेचुरल मैजेस्टिक एक बढ़िया जिंदगी हो सकता है जंगल में, वो नहीं पा रहा है और अब यहाँ पे वो बंधा हुआ पड़ा है। सो वेयर इट शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, ये सब फ्रेजेस आप यूज कीजिएगा। स्नार्लिंग अराउंड द हाउस एट जंगल्स एज, इन द जू द टाइगर वॉक्स क्वाइटली इन क्वाइट रेज एक्सप्रेसिंग हिज साइलेंट एंगर एंड हेल्पलेसनेस। यहाँ पर वो अपना साइलेंट एंगर और अपना हेल्पलेसनेस शो कर रहा है ना। He ignores the visitors and spends his nights under stars. वो विजिटर्स को इग्नोर करता है और अपनी रात सितारों के नीचे बिता रहा है, बाहर की पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनते हुए, अनेबल टू एक्सप्रेस हिज ट्रू पावर। और वो अपनी असली पावर जो है कहीं ना कहीं लोगों को शो नहीं कर पा रहा थ्रू विविड इमेजरी एंड रिपीटेशन। और इसीलिए इतनी जो क्लियर इमेजरी यहाँ पर शो की गई है ना, और जो रेपिटेशन शो किया गया है। द पोइट हाईलाइट्स द इमोशनल एंड फिजिकल सफरिंग ऑफ द टाइगर। पोइट यहाँ पर इमोशनल और फिजिकल सफरिंग हाईलाइट कर रहे हैं टाइगर की, एम्फेसाइजिंग दैट वाइल्ड एनिमल्स बिलोंग टू द वाइल्ड नॉट इन केजेस। और इस बात पर बार बार जोर दिया जा रहा है कि भाई वाइल्ड एनिमल्स की जगह जो है जंगल में है, इनमें नहीं, ठीक है। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। अब आ गया है हमारा नेक्स्ट पोएम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये एक फनी पोएम है कैरोलिन वेल्स ने लिखी है, बहुत ही एक फ़नी कविता है और आपको बता रही है वो अलग अलग जानवरों की क्वालिटीज़ के बारे में बहुत ही फ़नी तरीके से, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, इफ ही रोर्स एट यू एंड As you are dying, you all know it is the Asian lion. अब यहाँ पर एशियन लायन के बारे में बताया जा रहा है कि कह रहे हैं बाई चांस आपका जाना अगर होता है, मतलब अगर आपको एशियन लायन देखना है तो आपको ईस्ट की तरफ के जंगल में जाना पड़ेगा, वहां पर ही वो मिलते हैं। तो अगर आपका जाना होता है वहां पर और अगर आपका सामना हो जाता है ना, किससे? अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, बहुत ही बड़े खतरनाक भयंकर बीस्ट से, जानवर से। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और अगर वो आप पर दहाड़ रहा है जब आप मर रहे हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी जल्दी तो आपका शिकार कर चुका होगा कि आप मर रहे हो और वो दहाड़ रहा है। दैट मीन्स वो एंजॉय कर रहा है कि तुम मर रहे हो, है ना, देख रहा है तुम्हें मरते हुए, आपको पता चल जाएगा ये कोई नहीं, एशियन लायन है। तो इन दिस स्टैंजा पोएट डिस्क्राइब्स हाउ टू आइडेंटिफाई एशियन लायन। आपको कैसे पता चलेगा एशियन लायन का? द पोएट सजेस्ट दैट इफ यू एनकाउंटर अ लार्ज टोनी एज एन येलोइश ब्राउन कलर का बीस्ट अगर तुम्हें दिखाई देता है in the eastern jungles में, and it roars at you and the roar terrifies you to death, और वो तुम्हारी तरफ दहाड़ता है और वो दहाड़ तुम्हारे को ऐसा लग रहा है कि बस तुम इतना डर गए कि तुम्हें लगा तुम मर ही गए, समझ लेना वो एशियन लायन है। द रोर ऑफ द लायन इज अ क्लियर आइडेंटिफायर। वो जो दहाड़ होती है ना लायन की, वो इतनी खतरनाक होती है कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम ऑलमोस्ट मर गए हो, मतलब तुम इतना डर जाओगे अंदर ही अंदर कि तुम्हें मौत वाली फीलिंग आएगी, समझे। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और मान लीजिए ऐसे ही कभी चलते फिरते, है ना, आपको एक बढ़िया नोबल बोला जा रहा है बट वाइल्ड बीस्ट भी बोला जा रहा है, उससे अगर आपका सामना हो जाता है विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, मतलब येलो स्किन है और उसके ऊपर स्किन पे ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स है ना, येलो फर के ऊपर ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स है, किसके होते हैं? जस्ट नोटिस इफ इट ईट्स यू, नोटिस करो अगर वो तुम्हें खाता है। द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, और तब पहचान जाना कि भाई वो एक बंगाल टाइगर है। इतना फास्ट है ना, वो इतना फास्ट है कि तुम इसे देखोगे इससे पहले तो वो तुम्हें खा चुका होगा। सो दिस स्टैंजा हेल्प्स आइडेंटिफाई अ बंगाल टाइगर। कैसे? इफ यू एनकाउंटर अ नोबल बीस्ट, अभी बंगाल टाइगर को नोबल क्रिएचर बोला जाता है, उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं, येलो फर होता है, एंड इट अटैक्स यू, और वो आपको अटैक करता है, इट इज लाइकली अ बंगाल टाइगर, तो बंगाल टाइगर आपके ऊपर अटैक करेगा ही करेगा। ही इज सो क्विक दैट द मोमेंट यू नोटिस हिम, और वो इतना तेज होता है कि आप जैसे ही उसे नोटिस करोगे तब तक तो आप मर चुके हो,
एक बार में खा जाएगा आपको. सो द पोम ह्यूमरसली सजेस्ट दैट यू विल नो इट्स अ टाइगर इफ इट ईट्स यू. आपको पता चल जाएगा वो एक बंगाल टाइगर है अगर वो आपको खा जाता है तो. कोई बात है ये है, कोई बात है. इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट व्यू, अगर अब ऐसे ही स्ट्रॉल करते करते घूमते फिरते आपके सामने आ जाता है एक और जानवर, whose hide with spots is peppered. Peppered मतलब छपके छपके, जैसे लेपर्ड के होते हैं. देखा है लेपर्ड के ऊपर डॉट 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 डॉट, दैट इज ऐसे. दिस इज पेपर्ड, है ना. एज सुन एज ही हैज लेप्ट ऑन यू, जैसे ही वो तुम्हारे ऊपर छलांग मारेगा, यू विल नो इट इज द लेपर्ड. तुम्हें पता चल जाएगा कि वो लेपर्ड है. इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, और बोले कोई फायदा नहीं है रोने का, कोई फायदा नहीं है रोने का. ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन. जितना ज्यादा रोगे उतना ही तुम्हारे ऊपर बार 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 हमला करेगा. सो इन दिस स्टैंजा पोएट टेल्स हाउ टू रिकॉग्नाइज द लेपर्ड. अब वो बताते हैं कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं. उसके बॉडी बताया पहले कैसा है, ठीक है. आपको अगर एक स्पॉटेड दिखता है, स्पॉटेड एज इन लेपर्ड के ऊपर छोटे 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 ब्लैक ब्लैक डॉट्स होते हैं ना, वो है ना. बी कॉशियस, आपको मतलब सतर्क रहना है. तो एनकाउंटर अ बीस्ट विद अ स्पॉटेड हाइड, बी कॉशियस. इट माइट बी अ लेपर्ड, वो लेपर्ड हो सकता है. व्हेन इट स्पॉट्स इट्स प्रे, जब वो अपने प्रे को, शिकार को देखता है, द लेपर्ड पाउंसेस सडनली, वो एकदम से झपट्टा मारता है, लीविंग नो चांस फॉर एस्केप, और वो आपको बचने का चांस नहीं देता. इवन इफ यू क्राई आउट इन पेन, और आप कितना भी रोइए, इट विल परसिस्टेंटली अटैक एंड बिगिन डिवोरिंग यू बिफोर यू रियलाइज इट्स ट्रू आइडेंटिटी. और वो लगातार आप पर अटैक करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और आपको खाता रहेगा, और आप पे कोई भी दया नहीं दिखाएगा, ठीक है, इससे पहले कि आपको उसकी ट्रू आइडेंटिटी का पता चले. द पोएम ह्यूमरसली सजेस्ट दैट रोनिंग और शाउटिंग इन पेन वोंट हेल्प. वो कहते हैं यार दर्द में चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज लेपर्ड विल कंटिन्यू टू लीप ऑन यू, क्योंकि वो तुम पे झपट्टा मारता ही रहेगा, खाता ही रहेगा, तुम्हें मारता ही रहेगा अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, और तुम्हें फाड़ देगा, चीर देगा और खा जाएगा. और एक बार अगर ह्यूमन फ्लैश की आदत पड़ जाती है ना, तो बस देयर इज नो गोइंग बैक. इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर. अब अगर मान लीजिए तुम कहां पर घूम रहे हो, अपने यार्ड में इधर उधर घूम रहे हो, और वहां पे तुम्हें एक क्रिएचर मिलता है who hugs you very very hard, जो तुम्हें बहुत जोर से गले लगाता है, be sure it's a bear. ध्यान रखना कि वो कौन है, वो एक bear है. If you have any doubts, और अगर तुम्हें कोई डाउट्स हैं, I guess he will give you just one more caress. और जोर से तुम्हें गले लगा के जकड़ लेगा. इतना पावरफुल होता है. So this stanza describes how to identify a bear. तो ये stanza describe करता है कि कैसे आप एक bear की पहचान कर सकते हो. If you encounter a creature in your yard, कि अगर तुम्हारा सामना होता है एक creature से तुम्हारे yard के अंदर, that hugs you very hard, जो तुम्हें बहुत जोर से गले लगाता है, तो समझ जाना कि वो एक bear है. Known for its strong hug, जो अपने strong hug के लिए, तुम्हारे टेडी बियर वाला बियर नहीं है कि soft hug देगा, वो तुम्हें strong hug देगा. The poem humorously notes that if you have any doubts, और अगर तुम्हें इसके बारे में कोई डाउट है ना, द बियर विल हग यू अगेन, तो वो तुम्हें और जोर से हग करेगा. दिस हग में सीम फ्रेंडली, दिखने में फ्रेंडली लगेगी, बट इट कैन बी फेटल, लेकिन डेडली हो सकती है, दम घोट के मार देगा तुम्हें. एज अ बियर हग में स्क्वीज इट्स विक्टिम टू डेथ, क्योंकि वो जैसे एनाकोंडा नहीं होता है, वो बिल्कुल सांप होता है, जैसे जकड़ के मार देता है, वैसे वो उसको जकड़ के मार देगा. हियर द बियर इज ह्यूमरसली बट आयरॉनिकली आइडेंटिफिएबल, है ना, थ्रू इट्स टाइट हग. तो अपने टाइट हग से आप समझ जाना कि वो एक बियर है. लास्ट है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स. आप लोगों ने बचपन में एक सुना होगा, मगरमच्छ के आंसू, सुना है ना. अब दो के बीच में अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है हाइनास और क्रोकोडाइल्स की, कैसे पता चलेगा हाइनास कैसे हैं या क्रोकोडाइल कैसे हैं. A novice might nonplus, the crocodiles you always may tell from the hyenas thus, hyenas come with merry smiles. hyena जो है ना, अपने शिकार को देखते या खाते टाइम एक अजीब सी खुशी वाली स्माइल देता है. वहीं पर जब वो अपने क्रोकोडाइल्स जब अपने शिकार को खाते हैं तो वो आंसू दिखाते हैं. अब वो खुशी के आंसू भी हो सकते हैं, पर हमेशा बोला जाता है कि वो नाटक वाले आंसू है, कि मैं तो बहुत दुख हो रहा है, तेरे को मार दिया. मगरमच्छ के आंसू क्यों बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है. सो दिस स्टैंजा कॉन्ट्रास्ट क्रोकोडाइल एंड हाइना. अ नोवाइस माइट बी कंफ्यूज्ड, कि अगर आप मतलब एक नोवाइस हैं, एक न्यू बंदे हैं, अनएक्सपीरियंस्ड हैं, अनट्रेन्ड हैं, जिन्हें नहीं पता इनके बारे में,
तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं. बट द पोम ह्यूमरसली स्टेट्स दैट हाइनाज स्माइल मेरीली व्हाइल क्रोकोडाइल्स आर नोन फॉर देयर टीयर्स. कि हाइनाज खुशी से हंसते हैं और क्रोकोडाइल्स आंसू निकालते हैं. पोइट कहते हैं दैट अ नोवाइस में बी कंफ्यूज्ड एंड नॉन प्लस्ड टू डिस्टिंग्विश, है ना, उसको नहीं पता कैसे मैं अंतर करूं क्रोकोडाइल के बीच में, अलग अलग डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स के बीच में. ही मे नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ हाइना एंड क्रोकोडाइल. और उस इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि भाई मुझे कैसे जो है एक डिफरेंशिएट करना चाहिए दोनों के बीच में या अलग अलग जानवरों के बीच में, और वो प्रॉपर तरीके से कंफ्यूज जो है वो हो सकता है ना. यहाँ पे लिखा है ना नॉन प्लस्ड मतलब कंफ्यूज्ड, है ना, सरप्राइज्ड, कंफ्यूज्ड या सरप्राइज्ड हो सकता है ना. ही मे नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ हाइना एंड अ क्रोकोडाइल, और वो नहीं अंतर कर सकता एक हाइना एक क्रोकोडाइल के बीच. उसे नहीं पता होगा कि हाउ टू रिएक्ट, मैं कैसे रिएक्ट करूं, है ना. सो अ हाइना ऑलवेज स्माइल्स एट इट अटैक्स, वो हमेशा स्माइल करता है अपने अटैक्स पर, अपने विक्टिम्स पर. while a crocodile is said to shed tears while eating its prey, जबकि एक क्रोकोडाइल जो है वो अपने शिकार करने पर उस पर आंसू बहाता हुआ आपको दिखेगा. द poet thus warns the people should not wait for a hyena, और इसीलिए वेट नहीं करना चाहिए, है ना, वार्न करना चाहिए. people should not wait for a hyena to smile, people should not wait for a hyena to smile, कि हाइना कि स्माइल करने का वेट नहीं करना चाहिए, और फॉर अ क्रोकोडाइल टू शेड टीयर्स, या फिर एक क्रोकोडाइल का कि वो आंसू बहाए, क्योंकि जब तक वो आपका शिकार कर चुके होंगे. द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल. So the true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's chameleon you see. गिरगिट की बात हो रही है. कह रहे हैं एक जो ट्रू chameleon होता है छोटा होता है, छिपकली के जैसा. अभी तक बड़े बड़े बीस्ट की बात हो रही थी, अब इसकी बात हो रही है, ये छोटा होता है. He hasn't any ears at all, कान वान नहीं होते हैं इसके, and not a single wing, कोई पंख वंख भी नहीं होते हैं. If there is nothing on the tree, और अगर आपको लग रहा है पेड़ पर कुछ भी नहीं है, तो समझ जाइए it's the chameleon you see. आप क्या देख रहे हैं, गिरगिट है वहां पर, क्योंकि वो रंग बदल लेता है. In the stanza, the poet describes the chameleon. It is a small lizard without ears or wings. ठीक है. The poem humorously suggests that if you see nothing on the tree, कि अगर आपको पेड़ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, राइट, इट इज लाइकली अ chameleon ड्यू टू इट्स कैमोफ्लाज. कैमोफ्लाज क्या होता है, मैचिंग इट्स कलर विद सराउंडिंग्स, है ना. आपने इन लोगों को जो देखा होगा कि जैसे मेरे पापा जो है उनकी एक यूनिफॉर्म है, उसे वो कैमोफ्लाई बोलते हैं. कैमोफ्लाई एज इन वो जैसे जंगल वाला वो होता है ना, वैसा वाला यूनिफॉर्म होता है उनका. ठीक है. सो द एबिलिटी दैट हेल्प्स इट्स एस्केप अनहार्म्ड फ्रॉम इट्स एनिमीज, जो क्या करता है इसको बचने से, एस्केप करने से मदद करता है. अनहार्म्ड रहता है वो, उसके जो एनिमीज हैं वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं अपने इसी नेचर की वजह से. सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं फटाफट से. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स इज टू प्रोवाइड ह्यूमरस एंड एग्जैजरेटेड डिस्क्रिप्शन. क्या है इसका मकसद, ह्यूमरस और एग्जैजरेटेड डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करना ऑफ हाउ टू आइडेंटिफाई वेरियस वाइल्ड एनिमल्स, कि आप अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स को कैसे पहचान सकते हो. द पोम प्लेफुली सजेस्ट्स दैट वन कैन रिकॉग्नाइज दीज एनिमल्स थ्रू देयर डेंजरस एंड ऑफन फेटल बिहेवियर्स. वो बताते हैं कि आप ना उनके डेंजरस और फेटल बिहेवियर से पता लगा सकते हो उन वाइल्ड एनिमल्स का, राइट. सो ईच स्टैंजा प्रेजेंट्स अ डिफरेंट एनिमल. हर एक स्टैंजा के अंदर एक अलग अलग एनिमल की बात की हुई है उन्होंने, कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्टिव ट्रेट और एक्शन, और उनके अलग अलग ट्रेट्स या उनके अलग अलग एक्शंस बताए हुए हैं, है ना, विद अ लाइट हार्टेड एंड आयरोनिक टोन. और थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि मजेदार सी टोन में है, ह्यूमरस टोन के अंदर बात की हुई है. सो द पोम यूजेस ह्यूमर, आयरनी एंड विविड इमेजरी. इसीलिए पोम जो है वो ह्यूमर, आयरनी और एक विविड इमेज जो है यूज करती है, जिससे हमें उनका सारा पता भी चल रहा है. ठीक है. और हमें उनके ट्रेट्स का भी पता चल रहा है, उनके फिजिकल अपीयरेंस का भी पता चल रहा है. द पोम यूजेस to entertain the reader while playfully cautioning about the perils of encountering wild animals. और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो बहुत ही मजाकिया तरीके से लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये जानवर जो है वो इतने खतरनाक होते हैं, वो इतने ज्यादा डेंजरस जो है वो होते हैं. ठीक है. चलिए, तो ये तो थी हमारी स्टार्टिंग की 4 पोएम्स जो आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर ऑब्वियसली आने वाली हैं.
अगर आप चाहते हैं कि मैं द बोल पोएम भी कराऊं तो बता दीजिए, हम फटाफट से इसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ी है नहीं, हम क्यों ही छोड़े, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में द बोल पोएम भी आ रही है। तो आइए देख लेते हैं फटाफट से। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जॉन बेरेमन ने लिखी है। व्हाट इज ही टू डू, I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। एक लड़का है, ये जो पोएम है ना बच्चों, ये पोएम है बेसिकली लाइफ के अंदर जो भी हमारे चाहे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, लॉस के बारे में, कि आपको लाइफ के अंदर लॉस देखना ही देखना है ना, और आपको उससे खुद ही उभरना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो शुरुआत हो जाती है कि अब ये लड़का क्या है, अब ये लड़का क्या करेगा, क्या है ये लड़का और अब ये क्या करेगा। अभी थोड़ी देर पहले तक ये लड़का क्या था, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अब अपनी बॉल को खो दिया है। व्हाट इज ही टू डू, अब ये क्या करेगा। आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग, मैंने खुद देखा है, अभी तक वो उस बॉल से खेल रहा था और अब खुशी खुशी वो बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, गली में से जा रहा था, है ना, उसके एंड तक वो गया, एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और वहां से जाते 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 अब वो बॉल पानी में चली गई है। अब तक वो लड़के के साथ बढ़िया खेल रहा था, वो खुश था, मैरिली बाउंसिंग, है ना, बॉल के साथ खेल रहा था, खुश था, वो बाउंस कर रही थी, एवरीथिंग वाज फाइन। बट अब वो ऐसे करते करते कहां पहुंच गई है, वो अब ऐसे करते करते पानी में चली गई है। These lines depicts a boy losing his ball, right? The ball bounces happily away from him. उससे दूर जा रही थी, उछलते हुए एंड इवेंचुअली वो पानी में गिर जाती है। सो द रेपिटेशन ऑफ व्हाट इज ही टू डू, ये जो बार बार बोल रहे हैं ना, अब वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, बॉयज हेल्पलेसनेस एंड कंफ्यूजन, ये चीज जोर दे रही है किस पे, लड़के की हेल्पलेसनेस पे, उसके अब कंफ्यूजन पे कि अब वो क्या करेगा। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, कोई फायदा नहीं है ये कहने का कि वो बहुत सारी और बॉल्स है, कोई बात नहीं, हम तुझे दूसरी बॉल दिला देंगे। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एक बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा दुख होता है जिसकी वजह से वो मतलब हेल्पलेस सा वहां पर खड़ा हुआ है, कोई मोशन नहीं है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वो वहां पर ऐसे जैसे धक्का लगता है ना आपको, वैसे वो खड़ा हुआ है, ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज, और वो याद कर रहा है, कांप रहा है ना, और वो उस बॉल को देख रहा है और वो सारी यादें ताजा हो रही है जब वो बचपन में उस बॉल के साथ खेला करता था, इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और अब वो उस बॉल को देख रहा है जहां पर अब उसकी मतलब पानी में जहां उसकी बॉल अब चली गई है। तो अब वो बाकी सारी चीजें याद आती है ना, कि मुझे कितना मजा आता था, मुझे तो यही बॉल चाहिए है, नई बॉल्स बेशक कितनी भी ले आओ, वो जो प्यार उस बॉल के साथ और जो मेमोरीज उस बॉल के साथ है वो कैसे खत्म होंगी। नए दोस्त कितने भी बना लो, पर वो जो स्कूल के जो बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, उनके साथ की जो मेमोरीज है उन्हें आप कैसे खत्म करेंगे। सो आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैंने उसको देख रहे हो तुम, हालत देख रहे हो मेरे बालों की, हाँ, मैं बिल्कुल भी उसके इस मोमेंट के बीच में दखल नहीं दूंगा। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, अगर मैं बोलूं ये पैसे ले लो या ये दूसरी बॉल ले लो, कोई बात नहीं, हम नई बॉल ले लेंगे, ये सब यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है इनका। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अब इस टाइम पर वो बच्चा जो है अपनी अपनी लाइफ की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहा है ना, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, कि ये जो दुनिया है ये पोजेशन से भरी हुई है, लेकिन ऐसा होगा जब आपकी प्यारी चीजें, मटीरियलिस्टिक चीजें एक दिन आपसे दूर होंगी, राइट, आपके लव्ड वंस एक दिन आपसे दूर होंगे। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। बोले भाई लोग बॉल खरीदेंगे, उनकी बॉल गुमेंगी, ठीक है, आप नई बॉल लाओगे वो गुमे बीगी, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। बोले पैसा एक्सटर्नल है यार, ये मटीरियलिस्टिक है, ये वो खुशी वापस नहीं ला सकता, जो मतलब वो वाली बॉल तो कोई भी वापस नहीं ला सकता है जो पुरानी वाली थी और जो आपको वो खुशी देती थी, वो चीज वापस नहीं आ सकती। 10 नई बॉल खरीद लो, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा उनसे, है ना। तो वो कहीं ना कहीं द बॉय इज एक्सपीरियंसिंग अ सिग्निफिकेंट मोमेंट ऑफ ग्रोथ, यहां पर वो बड़ा हो रहा है, रियलाइजिंग दैट पोजेशंस आर ट्रांजिएंट एंड समटाइम्स इररिप्लेसेबल। मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी बोलते बोलते। तो वो कह रहे हैं कि ये जो पोजेशंस होते हैं ना, ये बहुत बहुत कम समय के लिए होते हैं, ठीक है, ये पोजेशंस बहुत कम समय के लिए होते हैं और कभी कभी तो इररिप्लेसेबल होते हैं कि आप इन्हें बदल नहीं सकते। नहीं मेरे बच्चे मत करो ऐसे, है ना, बहुत कम समय के लिए होते हैं और आप इन्हें बदल नहीं सकते हो। रिपीटेशन ऑफ बॉल्स
balls will be lost always, ये जो repetition है ना, underscores the inevitability of the loss, कि भाई लॉस अनअवॉइडेबल है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो. पोजेशंस डिस्पोजेस अस वन डे, और भाई ये जो पोजेशंस हैं ये एक दिन आपसे छीन लिए जाएंगे. एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास से आपकी सारी पसंद की चीजें जो हैं वो ले ली जाएंगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must do know one day and must know many days how to stand up. अब ध्यान से सुनना, वो कह रहा है he is learning well behind his desperate eyes. सीख रहा है वो, अभी जो उसकी आंखों के अंदर तरस दिख रहा है, जो वो बॉल को पाने का डेस्परेशन दिख रहा है, जो दुख दिख रहा है, वो सीख रहा है The epistemology of loss, कि ये लॉस कैसे काम करता है. आपके पास से कोई चीज चली जाती है, आपको उसका दुख होता है, आपको चाहिए होती है वो चीज, बट आप वो वापस नहीं ला सकते हो, है ना. हाउ टू स्टैंड अप, वापस कैसे खड़ा होना है लेकिन उस दुख से. नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट नो वन डे, और वो अब वो सीख रहा है जो हर एक आदमी को एक दिन सीखना पड़ता है. एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और ज्यादातर लोगों को पता है कि कैसे खड़ा होना है, कैसे उभरना है इस चीज से. वही चीज ये सीख रहे हैं, तो मैं इंटरप्ट अभी नहीं करूंगा इसके बीच में, ठीक है. एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉस, कि क्या होता है लॉस, लॉस क्या है, कैसा फील होता है, वापस नहीं मिलती है चीजें, वो सब सीख रहा है. इंडिकेटिंग दैट बॉय इज गेनिंग डीप पर्सनल नॉलेज, इस टाइम पर बॉय जो है, लड़का जो है, वो बहुत ही गहरी और पर्सनल नॉलेज, समझ रही हो आप. बेटी मेरे नीचे घूम रही है ना, देख रही है मम्मा क्या पढ़ा रहे. So knowledge from this experience, समझ रही हो? पक्का? नहीं? हाँ? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा समझ में? हाँ, आ रहा है? ठीक है. ठीक है? नहीं. This knowledge is a universal experience that everyone must face and learn to endure. ठीक है, और ये जो एक्सपीरियंस है ये एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस होता है जो दुनिया के हर एक आदमी को देखना पड़ता है और झेलना भी पड़ता है. ये है इसका सेंट्रल आइडिया. अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस तरीके से हमारी आज की ये जो क्लास है वो यहीं पर खत्म हो जाती है. मैंने आपको हाफ ईयरली एग्जाम्स में जो भी आपकी पोएम्स आने वाली थी वो करवा दी है. अगर आप चाहेंगे तो मैं इनका लाइव सेशन भी ले लूंगी जिसके अंदर हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस भी कर लेंगे. ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.